अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज के दिन की सबसे अफसोसनाक खबर जमहूरियत के लिए जिनको साया कहा जाता था, जमहूरियत की एक मजबूत और कदम आवाज़ जिनको कहा जाता था, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो है वो रज़ाए इलाही से आज इंतकाल कर गए। और पार्लिमानी जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में उनका अहम किरदार रहा। मुस्लिम लीग नून खुद इस बात का एतराफ़ करती है। आज के दिन मरीम नवाज़ साहिबा जो कि नायब सदर है मुस्लिम लीग नून की, वो गई भी उनके घर सुबह ताज़ियत के लिए और उनको आज ज़ोहर के वक्त सुपुर्द खाक किया गया। और जैसे कि शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, वहाँ से ताज़ियाती पैगामात आते रहे, लेकिन चूँकि मरीम नवाज साहिबा बाहर हैं तो वो गई भी। अल्लाह ताला उनको, हमारी भी दुआ है कि जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। ये इस वक्त आप स्क्रीन पर अपनी वो मंजर देख रहे हैं, ये वो प्रोग्राम था जिस वक्त उन्होंने हमारे साथ अपना आखिरी प्रोग्राम स्टूडियो में किया था मेरे साथ, आज से 1 साल कबल। और 1 साल से वो शदीद अलील थे और प्रोग्राम्स नहीं कर रहे थे टीवी चैनल्स के ऊपर, और जब भी बात करते थे बहुत ही अच्छे अल्फाज में जमहूरियत को और आइन को और कानून को बाला ताक रखते हुए बात करते थे। दूसरी तरफ जी, आज हम जाएंगे और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है जी। इस वक्त हम देख रहे हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस वक्त सेनेट के मामलात में जो मुकालमात और जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो बहुत ही तशवीशनाक भी हैं और बड़ी हमारे लिए हैरान कुन भी होती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से मुतालिक जब सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अफसोस, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिसाक़े जमहूरियत मुआहदे से फिर गई हैं। मुआहदा वोट के खुफिया तरीक़ेकार को ख़त्म करना था, अब सियासी जमातें इस पर अमल नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा और साथ ही एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा अरकान असेंबली पार्टी के नज़्मो ज़ब्त के पाबंद हैं, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा नाअहली की सजा वोटों की खरीदो फरोख्त पर हो सकती है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग का सब ने सुना है, शवाहिद किसी के पास नहीं, एडवोकेट जनरल सिंध ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया क्या कभी सेनेट का इलेक्शन चैलेंज हुआ, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा अदालत को सियासी सवालात से दूर रहना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आईनी तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है, ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होने का कोई सबूत नहीं है। एडवोकेट जनरल सिंध ने यह भी कहा ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी ये नहीं कह सकते या नहीं होगी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम किए बगैर वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। एडवोकेट जनरल सिंध ने यह भी फरमाया साथ ही आर्टिकल 63A का इतलाक सेनेट इंतखाबात पर नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह रिमार्क्स दिए। फिर उन्होंने यह भी कहा आर्टिकल 49 में खुफिया वोटिंग का कोई जिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दें। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा सुप्रीम कोर्ट का दायरा एडवाइजरी है, अदालत सिर्फ उठाए गए सवालात के जवाब दे सकती है। एडवोकेट जनरल सिंध ने यह भी वजाहत दी। साथ ही सदारती रेफरेंस पर समाअत मजीद कल तक के लिए मुलतवी हो गई। बहुत दिलचस्प मामला नजर आ रहा है नाजरीन सेनेट के मामलात में, और ये शायद पहली दफा होगा पाकिस्तान की तारीख में कि मामला इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है कि इसकी आवाज गूंज रही है, कहीं सुप्रीम कोर्ट में तो कहीं सदारती रेफरेंस ऑर्डिनेंस के मामले पे, और कहीं हम देखते हैं कि इस वक्त जो कि खरीदो फरोख्त का मामला है उसमें भी हमें नजर आती है। हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन लोगों को कहीं उनके जो कागजात नामजदगी हैं उनको रिजेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं अप्रूवल भी मिल रही है। साथ ही जैसे कि सेंटर मुशाहिद उल्ला साहब की डेथ हो गई है तो उसके बाद उनका टिकट अब रेफर होगा किसको, ये फिर सवाल। फिर दूसरा परवेज रशीद साहब का रिजेक्ट हो गया, उस पर क्या होगा। एमक्यूएम के 2 बड़े नाम जी रिजेक्ट होते हुए में हमें नजर आए, जिसमें अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब की मैं बात करूं, एक उनका हो गया। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी साहब का आज फैसला आ गया जो कि महफूज हुआ था, वो कंटेस्ट कर सकते हैं। उनके कंटेस्ट करने के बाद सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं अपने एक प्रोग्राम में कि किस तरह एक तो सेनेट का जो प्रोसीजर है वो क्या है, ये मैं बारहा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने प्रोग्राम में। दूसरा मैं ये भी बता सकती हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब
और जो दूसरे कैंडिडेट हफीज शेख साहब हैं हुकूमती कैंडिडेट, उनमें कितना आपस में जो क्लोज मार्जिन का जो जिसे कहते हैं आप कंपटीशन है वो भी बड़ा क्लोज इनफ है। और इस पर ही ये भी बातें सामने आ रही हैं जो जराए बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब के जहाज चल चुके हैं जी। जहांगीर तरीन साहब के जहाज मुशीर खजाना जो हफीज शेख है जिनको सेनेट के लिए हुकूमत ने नॉमिनेट किया है उनके लिए जी ये जहाज चल चुके हैं। वेल देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन विच इज गोइंग ऑन। और एक तरफ वजीर आजम इमरान खान साहब कल कह चुके हैं कि अददी तादाद के साथ अक्सरियत के साथ भारी हम सेनेट के इलेक्शन जीतेंगे, तो दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ये एलिगेशन लगा चुके हैं। ये मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है ताकि अवाम की यादाश्त में ये बातें सारी रहें कि वो ये कह चुके हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो बड़े ही गेम प्लेयर हैं खरीदो फरोख्त के मामले में। सो वेल लेट्स सी कि किसकी इस पे जाऊंगी। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत इंटरेस्टिंगली कह रहे थे जी कि एक तरफ तो हमने देखा कराची के अंदर PS 88 में जब वो गए मलीर में और वहां जाके एड्रेस किया तो कह रहे थे कि एक कराची की सीट ने बनी गाला की नींदें हराम कर दी हैं। क्या आया वाकई ऐसा है और इतनी लीड से क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो रही है जो कि इस वक्त सीट्स पे हमें रिजल्ट नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर साहब का हुकूमत को मईशत की तबाहाली का जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने कहा इतने कर्जों के बावजूद मौशी इशारिये मजबूत होना मोजज़ा है। अब तक हम 2.5 साल के अरसे में 6,000 अरब रुपए कर्जे अदा कर चुके हैं। हमारी हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे अदा किए हैं। ये भी एक मौजज़ा है कि इतने ज्यादा कर्जों के बावजूद हमारे सारे माशी इशारिये मजबूत हो गए। क्या वाकई ऐसा है या ऐसा नहीं है, इस पे भी बात करेंगे। वेल मूविंग टुवर्ड्स माय पैनल, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सबसे पहले बैठे हैं अदील अहमद साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे फाज शफीक साहब मुस्लिम लीग नून से सीनियर प्रेसिडेंट हैं इस वक्त सिंध के, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे सेंटर करीम ख्वाजा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेट के उम्मीदवार भी हैं पीपल्स पार्टी के, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सेंटर करीम ख्वाजा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले अदील आपकी तरफ आऊंगी। आज जो मुकालमा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, अभी वो आपने देखा भी, हमने हम इस पे डिटेल में बात भी की। आप लोगों का इतना ज़्यादा इसके ऊपर एक तो फोकस करना इस सारे मामले पे और अपनी बात पे बज़िद रहना, और ख़ास तौर पे जो एडवोकेट जनरल के जिस तरह के स्टेटमेंट्स कल भी हमने देखे, उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद में नोटों से भरे बैग देखें, दुबई के अंदर अब तो डबल रेट लग रहा है। जब आपकी हुकूमत का अपना सिटिंग एडवोकेट जनरल इस तरह की बात करे, अटॉर्नी जनरल इस तरह की बात करे, तो और इस तरह की मुकालमा जो कि आज भी हमने देखा, तो उसके बाद क्या नज़र आता है? वाकई क्या हुकूमत को कोई डर और खौफ है कि अपने लोग टूट रहे हैं, जा रहे हैं, उनको समेटने के लिए किसी तरह से कोशिश की जा रही है ओपन बैलेटिंग के जरिए जो बात छेड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। सबसे पहले तो मैं करीम ख्वाजा साहब को मुबारकबाद देता हूँ उनके नॉमिनेशंस पर, और इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक कैंडिडेट हैं जीते तो। अच्छा, सेनेट इलेक्शंस की गूंज इसलिए हर जगह सुनाई दे रही है क्योंकि सेनेट इलेक्शंस की आमद है 3 मार्च को इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सेनेट के अंदर भारी अक्सरियत के साथ तारीख में पहली दफ़ा सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली इंशाल्लाह जमात बनकर सामने आएगी। अच्छा, सेनेट इलेक्शंस में जो धांधली जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, ये कोई नई नहीं है, ना ही हम किसी पहले प्रोग्राम में बैठ के इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये तो सेनेट इलेक्शंस में बड़े अरसे से ये बात चलती हुई आ रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, MPAs जो हैं वो बिकते हैं, और मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो पैसे देकर MPAs ख़रीदती हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त नाम आता है वो आसिफ अली जरदारी साहब का आता है कि जिस तरह KPK में उन्होंने लास्ट टाइम 2 सेनेटर्स जो हैं वो बड़े 6 या 7 MPAs होने के बावजूद इलेक्ट करवा लिए थे। तो अच्छा, इसका हल क्या है? क्या मैं ये सवाल करता हूँ, आवाम से ये सवाल करता हूँ, क्या सेनेट के अंदर सेनेटर्स जो हैं वो इसी तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इलेक्ट होकर आने चाहिए? मेरे ख्याल से कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो ये समझता हो कि हाँ पैसे देकर और लोगों को ख़रीद कर सेनेटर बनना
जायज़ है पर आज या बड़ा ठीक है। इंटरेस्टिंग, सॉरी टू कट इन बिटवीन, आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अटॉर्नी जनरल जो मैंने अभी पढ़े, उन्होंने कहा है सजा सिर्फ वोटों की खरीदो फरोख्त पर हो सकती है। ये अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नाअहली की सजा वोटों की खरीदो फरोख्त पर होगी, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर नहीं होगी। अगर कोई पार्टी के खिलाफ जाके वोट देता है, यानी कि फिर अगर कोई जमीर का साथ दे के वोट दे दे और जाके या नाराज है, जो कि कल भी मेरे प्रोग्राम में बात हो रही थी कि भाई जिनको आपने पार्टी मंशूर के खिलाफ कुछ के तहत कुछ नहीं दिया और वो नाला है, नाराज इत्तेहादी है या ग्रुप में अपने लोग बैठे, तो इट मींस कि वो दे सकते हैं। और हॉर्स ट्रेडिंग के चूंकि एडवोकेट जनरल सिंध कह रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग के तो कोई सबूत ही नहीं होते किसी के पास, ना आज तक आए, तो इट मींस कि खरीदो फरोख्त के मामले पे नहीं हो सकती फिर टेक्निकली सजा। देखें, कानून के अंदर इसी तरह की जो लेकुनाज होते हैं उन्हीं का फ़ायदा उठाया जाता है। अच्छा, जो भी जुर्म करने वाले लोग होते हैं, हाँ, तो वो कानून में इसी तरह के लेकुनाज का फ़ायदा उठाते हुए जुर्म करते हैं और फिर फ्रीली जो है वो एस्कॉर्ट हो जाते हैं। कोई उनको इशू नहीं होता, कानून के शिकंजे में नहीं आते। वोट पार्टी के ख़िलाफ़ देना, इस पे कोई सज़ा नहीं है। अगर इस पे ही सज़ा हो तो फिर कोई ना सोचे पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देने पे। पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देने का मतलब ये किसी और पार्टी को अगर दे रहे हैं तो कोई फ़ायदा हासिल करके दे रहा होगा। और ये बात भी मानने वाली है कि इसमें कोई सबूत जो है वो इकट्ठे करना या सबूत अदालत में पेश करना, वो कोई इतना आसान काम नहीं होता। और जो जिस तरह ख़रीदो फ़रोख्त होती है, उसके जो शवाहिद होते हैं वो ना इकट्ठे करना आसान होता है और ना अदालत में पेश करना आसान होता है। इसका मतलब है वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे लोग। ठीक है। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है, हाँ। क्या सेनेट के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त करके सेनेटर बनकर जो आता है असम्बली के अंदर, ये क्या जायज़ अमल है? मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो इसको जायज़ कहता हो। ये एक मॉरली भी नाजायज़ है, कानूनी तौर पर भी इसको नाजायज़ होना चाहिए। और जिसे हम कहें कि अगर ऐसे लोग सेनेट में आए तो वो अगर 100 करोड़ लगा के वो सेनेट में आते हैं इलेक्ट होकर, तो वो ऑब्वियसली 200 करोड़ कमाने के लिए आते हैं। और करप्शन की जो बुनियाद है वो इब्तिदा यहीं से होती है। कैसे? और इसकी जो इसके ख़िलाफ़ जो वो है आवाज़ उठाना है, वो कोई पहली दफ़ा नहीं है। हमने पहले भी इस पर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है कि जिन्होंने इलेक्शंस में चाहे धांधली हो, चाहे सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग हो, चाहे कोई और किसी किस्म की जो है वो गैर शफाफियत वाला अमल हो, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा सामने आई है और आवाज़ उठाई है। और ना सिर्फ आवाज़ उठाई है बल्कि अमली तौर पर जब 2018 में सेनेट के इलेक्शंस में केपीके में हमारे एमपीएस के ऊपर इल्ज़ामात लगे हॉर्स ट्रेडिंग के, और हमने अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की, कोई शवाहिद सबूत अदालत में पेश नहीं हुए, पार्टी ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की और 20 सिटिंग एमपीएस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पार्टी से उस वक्त निकाले। ये एक उन्होंने ट्रेंड सेट किया सारी सियासी जमातों के लिए पाकिस्तान में कि ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये ख़रीदो फ़रोख्त, ये काबिल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए पाकिस्तानी सियासत में। और हर जमात को इस पे जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। और ये अगर इस सेनेट की हॉर्स ट्रेडिंग की अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आपस में एक मुआहदा साइन हुआ था, तो ये उसका हिस्सा है ये कि सेनेट के अंदर ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है या जो फ्लोर क्रॉसिंग होती है, इसको रोका जाएगा, इस पर आइन कानून साजी की जाएगी। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग दीगर चीज़ों पर यू टर्न लेती रहती है, बाकी किसी शफाफियत वाले अमल का साथ नहीं देती, इसी तरीके से इस बात पे उन्होंने यू टर्न लिया और आज वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि सेनेट में ओपन बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो है वो कोई ऐसा चेक होना चाहिए इस प्रोसेस में कि जो पार्टी के खिलाफ वोट दे या जो पैसे लेके वोट दे या जो पार्टी के तो आप लोग कानून लाते ना, आप लोग क्यों नहीं लाए तरमीम? आप लोग को चाहिए था असेंबली में ले जाते इसको। मेरे ख्याल से आपकी इंफॉर्मेशन शायद गलत है। हम लेकर आए, सेनेट के अंदर शोर शराबा हुआ, उसको सिर्फ रेफरेंस लाए, वो सदारती रेफरेंस है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि जी आप कानून वहां लेकर बिल लेकर आते, आप उस नेशनल असेंबली में हम उसमें लेकर आए, उस पर शोर शराबा हुआ और जो पॉलिटिकल पार्टीज बबांगे दहल ये मना कर रही हैं कि हम इसका साथ नहीं देंगे
और मैं हम चले सेनेट अभी में पूछ लूंगी ना, मैं खुफिया पूछ राय लेती हूँ, शुमारी मैं नून लीग और वो पीपल्स नहीं पार्टी से करने पूछ लेती देंगे। हूँ, चले ऑपोजिशन तो से वो पूछ लेती हूँ। इलेक्शन आप मुझे उसके सेनेट की अंदर बात कर रहे हैं ना, असेंबली वो के अंदर, ऑर्डिनेंस है, ठीक है, मैं असेंबली पूछ के लेती हूँ। अंदर, असेंबली के अंदर वो कैसे सपोर्ट चले करेंगे मैं इस पूछ चीज़ को? लेती हूँ फाज शफीक साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आज जो बात हुई है, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जिस सजा से वोटों की खरीदो फरोख्त पर हो सकती है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर नहीं हो सकती, तो क्या ज़मीर किसी का नहीं जाग सकता कि वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके वोट दे दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। सबसे पहले तो मैं इन चीज़ों को एक साइड पे रख के, जो हम मेरे उस्ताद, मेरे बड़े भाई और मेरे बड़े काबिल एहतराम, मेरे मुझे सिखाने वाले, चलाने वाले सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ख़ान के लिए दुआ की जाए वो कम है। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। वो एक बहुत अच्छी शख्सियत थे, आज वो दुनिया से चले गए हैं। वो एक शेर बोला करते थे अक्सर व बेशतर, फ़राग मेरे लिए मौत की अलामत है, मैं अपनी पहली फरागत में मारा जाऊंगा, अगर चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। बहुत सारे शेर कहते थे, और वैसा बंदा मैं नहीं समझता कि हमें दोबारा मिल सकता है, स्पेशली नून लीग के लिए। और बहुत फैंस थे उनके सारे पाकिस्तान में, ये मैंने देखा है, मैं अक्सर मुशाहिद भाई के साथ चलता था, तो एंटी पार्टी भी फैंस थे, वो भी उनके साथ पिक्चर्स खिंचवाते थे। तो अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी फ़ैमिली को सब्र अता फरमाए। जहाँ तक बात रही सेनेट की, तो मैं आपको बताऊं, माजी में जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुई, तो माजरत के साथ सबसे ज़्यादा बिकाऊ माल पीटीआई के पास ही है, जो हमेशा बिकता रहा और वोट देता रहा। आज भी आप देखें अगर, तो ये ओपन बैलेटिंग के लिए क्यों लाए? जैसे आपने बात की कि आप बिल पेश करते हैं असेंबली में, तो बिल वो पेश करता है जिसकी मेजॉरिटी हो। ये तो माइनॉरिटी में है, ये तो पकड़ दकड़ इनके पास गवर्नमेंट है, हाँ। मेजॉरिटी है ही नहीं इनके पास, और किस मुंह से बिल पेश करते? नहीं तो क्या सिर्फ 2018 में लोग बिके, उससे पहले नहीं कभी बिके? देखिए देखिए मेरी बात सुने, एक चार्टर तो ऑफ होता है डेमोक्रेसी खरीदना, सीओडी लाने का मकसद क्या था? उसके तहत ही लाने का लेट मी मकसद। कंप्लीट। हाँ, हाँ, एक तो होता है खरीदना, हाँ, और एक होता है बिकना। हाँ, खरीदने वाले कोई और है, बिकने वाले कोई और हैं। ठीक है। इमरान खान को अपने एमपीएस एमएनएस पे ही भरोसा नहीं। हाँ, जब भी वो इस चीज के लिए गए थे ना, सदारती रेफरेंस लेके आए, हाँ। अपने लोगों पे भरोसा नहीं। हाँ। दूसरे की तो खैर है, भाई आप कहते हैं ना कि हम मेजॉरिटी में हाँ। और सबसे बड़ी सेनेट की पार्टी बन के सामने आएंगे, हाँ, तो इसका मतलब आपको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है। ओपन बैलेट से कराएं ताकि हमारे अपने लोग पता लगे कौन बिक गया और किसने पैसे ले लिए। जैसे माजी में भी वीडियो सामने आई, आप सबके सामने आई है, उनका लिंक अप किससे था। तो आप लोग को खौफ नहीं है, तो आप लोग क्यों देखिए नहीं इस बात के लिए जा रहे हैं? देखिए मैं आपको हाँ। एक बात बताऊं, हमें किसी चीज का खौफ नहीं है। ठीक है, मरियम नवाज ने कैटेगोरिकली कह दिया कि तो एक मैं सीट कहती भी ना नहीं show off जाने दे मिली, यार। एक सीट भी नहीं मिली सेनेट में, हाँ। तब भी इससे बात नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? हाँ। कि क्या ये असेंबली में बिल क्यों नहीं लेके आए? ये हाँ। असेंबली में बिल लेके आते, सबको रजामंद वो करते। तो कह रहे हैं हम लाए, रजामंदी नहीं, किस मुंह से लाते? जब वो नहीं वजीर लाए आज़म- या लाए, पहले जब तो ये वो- डिसाइड कर लें, कह रहे लाए। देखिए लाए या नहीं लाए, हाँ, सही है। हाँ। लेकिन करीम वो- ख्वाजा साहब, ये क्या वो- लाए? ऐसे मैं एक मिनट जरा पूछ लूं, सीनियर हमारे बैठे हैं सियासतदान, ये क्या असेंबली में बिल लाए थे क्या? देखें, ये ऑर्डिनेंस की सूरत में सोच रहे थे बिल। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना, हाँ, वो दो मिसाल आपके सामने दो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके साथ दीगर पार्टीज भी थी, उनको कम से कम 6-8 महीने लगे, और उसके बाद कंसेंसस से बना। इसी तरह 18 अमेंडमेंट में सब पॉलिटिकल पार्टीज थी, नेशनलिस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे, मजहबी पार्टियां थी, नेशनल पार्टीज थी, मुस्लिम लीग थी, पीपी थी, बहुत सी चीज़ों से एक दूसरे से डिसएग्री किया, डिसिडेंट नोट बना, फिर भी कंसेंसस से चीज़ बनी। ये जो चीज़ है, ये अदालत को भी अख्तियार नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में 2/3 मेजॉरिटी कर सकती है, कोई और कर ही नहीं सकता है। तो इन्होंने, अगर इनको शौक था, तो आज से 3-4 महीना पहले चीज़ लाते, स्टैंडिंग कमेटी में आती, डिस्कस होता, पब्लिकली डिस्कस होता, उसके बाद नेशनल असेंबली सेनेट में 2/3 होती। इसी तरह चीज़ें हो सकती। इन्होंने एफर्ट नहीं किया, इन्होंने बगैर एफर्ट के पीटीआई वालों ने चीज़ें की। ठीक है। तो ये इनकी अपनी जो है वीकनेस है, हाँ, कोताही नहीं है। हुआ या नहीं कि ठीक है, आप कंप्लीट करिएगा देखिए, फास्ट। मैं आपको बताऊं कि बिल ये क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि इनके अब जब जो वजीर आजम असेंबली में जब आएगा गलती से, रास्ता भूल के या कोई दूसरा रास्ता बंद होगा, उधर से आ जाए कि असेंबली से थोड़ी देर होता हुआ चले जाता हूँ,
जिसने डे फर्स्ट से अपोजिशन को अंडरस्टैंडिंग में नहीं लिया, चाहे वो किसी की भी अपोजिशन हो। मैं कहता हूँ नून लीग को सारे इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन आप हैं वजीर आजम, गलती से आपको अंडरस्टैंडिंग में लेना पड़ेगा मुल्क चलाने के लिए। आपकी सुबह नवाज शरीफ से होती है, आपकी रात नवाज शरीफ से होती है। अभी तक आप इल्जाम लगा थक ही नहीं रहे। वो 23 साल और ये 2.5 साल, अभी तक आप एक चीज प्रूव नहीं कर पाए। हम कहते हैं कि हम गलत हैं, सारी चीजें हम मान लेते हैं एक तरफ कि भाई खुदा के वास्ते अवाम को तो रिलीफ दो। वो तो ये देख रही है अवाम, अब अवाम भी कहने लग गई है कि तुम कब तक ये नारा लगाते रहोगे कि जरदारी डाकू नवाज शरीफ डाकू। भाई अवाम को रिलीफ चाहिए। वैसे जरदारी साहब का नाम नहीं निकलता, वो सिर्फ नवाज नहीं शरीफ साहब का ही नाम निकलता है फिर भी वो उधर से आके निकाल लेते हैं नाम, ये इधर से आके निकाल लेते हैं। अच्छा। और दूसरी बात कि वो इसी वजह से नहीं लाए ना कि अपोजिशन इनके साथ क्यों बैठेगी। जब अपोजिशन अपनी तकरीर करके दूसरे की तकरीर ना सुने, अपोजिशन लीडर की तकरीर ना सुने, तो अपोजिशन बैठेगी इनके साथ कौमी असेंबली में? क्या आप समझती हैं? तो ये तो हर जगह से मुस्तरद हो चुके हैं, और मुस्तरद तो सबसे ज्यादा हो चुके हैं ये जो बाय इलेक्शन हो रहे हैं। आप देखें मलीर वाली सीट, पहले डिफरेंस था 4000 का 2018 के जनरल इलेक्शंस में, अभी लीड है 24,000 की। अब आप देखें कैसे मुस्तरद हुए, सांगड़ में मुस्तरद, पशीन में मुस्तरद, अभी 2 दिन बाद पंजाब में इलेक्शन है, बाय इलेक्शन, आपको उसमें नजर आएगा। तो अब हम क्या समझें कि या तो अवाम ने इनको बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया, एक तो ये पॉइंट आ जाता है, या तो हाथ हटा दिया सेलेक्टर्स ने इनके ऊपर से। अच्छा। एक तो ये पॉइंट भी आ जाता है। अच्छा। हाँ देखिए दोनों चीजें हैं ना, कि या तो सेलेक्टर्स ने हाथ हटा दिया या तो अवाम ने बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया। अवाम निकली ही नहीं। ये वहां जाके जो इनका सिंध का सबसे बड़ा डाकू है हलीम आदिल शेख, वो वहां जाके बदमाशियां कर रहा है। अपोजिशन लीडर है। अपोजिशन लीडर होगा अपने घर का। अच्छा। जो सबसे ज्यादा बदतमीज आदमी होता है उसको इमरान खान नवाज देता है। अच्छा। कि जाओ टीवी पे जाके बदतमीजी करो। अच्छा। 8 तो तर्जुमान है। हाँ। फवाद चौधरी बदतमीज तर्जुमान, जो बदतमीज है चौहान बदतमीज आदमी, वो भी तर्जुमान। अपोजिशन लीडर रजिस्टर्ड डाकू है, उसके खिलाफ FIR हैं, उसके खिलाफ लैंड ग्रैबिंग की FIR हैं, कत्लो गारत गनी की FIR हैं। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। ये तो इनके अपने लोग बोल रहे हैं। मलीर का इनका बहुत सीनियर एक रहनुमा अपना PTI का, उसका नाम है अपना बख्श करके, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने बोला कि मैं ये बात बोलता हूँ, सही किया पुलिस ने उठाया, ये लैंड ग्रैबर है। इन्होंने सीटें बेची हैं, वो भी टिकट बेचा है हलीम आदिल शेख ने गवर्नर हाउस में बैठ के। अच्छा जी। अभी सैफुल्ला जो इनका अबड़ो है, उसको टिकट बेचा है इन्होंने। इनकी पार्टी में अपने आप में इंतशार है। अच्छा। जो नजरियाती वर्कर हैं वो भरपूर खिलाफ है, फेसबुक पे लिख रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं, बकायदा लिख रहे हैं कि पैसे लेके उसको टिकट दे दिया। मैं तो उनको दावत देता हूँ बीइंग अ कराची प्रेसिडेंट कि आप आए हमारे साथ जुड़े, हमारे आपके साथ नेक तमन्नाएं हैं, आपके लोग सुन ही नहीं रहे। पैसे वाले को ये कौन सी तब्दीली है आप मुझे बताएं। आप तो बेच के सेनेट के टिकट लोगों को दे रहे हैं। फैसल वाडा के खिलाफ लोग निकल रहे हैं, उसके हल्के के, अपनी पार्टी के। अच्छा ये चले, ये मामला एक और है, अभी हम सेनेट में बात करेंगे उस पे। तो हम ये भी कह सकते हैं फिर पंजाब में भी BMLN के लोग भी जाके CM साहब से मिलते हैं, बुज़दार साहब से मिलते हैं, और लोग अलग भी होते हैं पार्टी से। वेल इस पे भी हम बात करते हैं। मैं आपकी तरफ आती हूँ करीम ख्वाजा साहब। करीम ख्वाजा साहब, आज अटॉर्नी जनरल ने जो रिमार्क्स दिए हैं, आप उसको कैसे देख रहे हैं? अभी तक तो ये मामला चल रहा था कि जी अगर पार्टी के खिलाफ, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके लोग वोट देते हैं तो जी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वो नाअहल भी हो सकते हैं, वो निकाले भी जा सकते हैं, टेक्निकली उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। बट अब अटॉर्नी जनरल जो आज बात कर रहे हैं कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर नहीं हो सकती कोई भी सज़ा, या कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, अगर हॉर्स ट्रेडिंग की होती है, खरीद फरोख्त होती है, तो फिर तो सज़ा बनती है। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत कहाँ से आएंगे? कौन बताएगा कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या नहीं हुई? देखिए लॉ में ये कि जो भी MPA है, MNA है, सेनेटर है, तो जो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होता है, जो कि नेशनल असेंबली में होता है, और चीफ मिनिस्टर का होता है वो सूबों में होता है। इसी तरह बिल जो होता है, जो हर साल जो बजट जो पास होता है, उसमें पार्टी की पोजीशन से हर आदमी को फॉलो करना होता है। और अगर कोई बिल आते हैं या जो है इलेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात नहीं लिखी पड़ी है। दूसरी बात यह कि जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत हैं, मैं 2002 से इत्तेफाक से, जो 2003 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया था सेनेट का, उसके बाद मौलाना नूरानी का इंतकाल 1 साल के बाद हुआ, बाई इलेक्शन हुआ सेनेट का, मुझे मिला 6 में मुझे मिला, उसके बाद मुझे मिला 12 में,
और अभी मिला, तो 5 दफ़ा मैं इलेक्शन सेनेट का लड़ चुका हूँ पार्टी की मेहरबानी, जिसमें से 1 दफ़ा मैं हुआ हूँ सेनेटर। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पार्टी की पोजीशन मजबूत है, मिसाल नून की जो है वो पंजाब में ठीक ठाक है, वहाँ बताएंगे वहाँ कोई हुआ है कि हाउस ट्रेडिंग हुई है, वहाँ नहीं हुई है। इसी तरह एएनपी की जो ताकतवर पोजीशन है वहाँ, या जमात उलमा इस्लाम की ताकतवर पोजीशन है बलूचिस्तान या केपी में, वहाँ बताएं उनका कोई मौलवी या एएनपी का कोई बिका है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के पंजाब या केपी या बलूचिस्तान में हमारे लोग कहीं नहीं बिके हैं। पार्टियाँ जहाँ मजबूत हैं वहाँ बिकते नहीं है, पार्टियाँ जहाँ कमज़ोर है या इंडिपेंडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट सीट से जो आते हैं वहाँ ये थोड़ी बहुत, देखिए थोड़ी बहुत। लेकिन कल तो पीटीआई के एक यहाँ पे मेंबर थे प्रोग्राम में, वो ये कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी के नाराज लोग भी हमसे राब्ते में हैं, और वो कह रहे थे कि मैं चैलेंज करता हूँ खुल्लम खुल्ला कि वो वोट हमें देंगे। चलें, वो उनकी मर्जी, अगर वो कहते हैं तो हम रोक नहीं सकते, अगर वो कहते हैं ओके। कि बीच भाई में भी अगर हमने फॉरवर्ड ब्लॉक का मेरी सुना बात था, सुने, मेरी बात, नाराजगी वाले लोग। वो तो बाद में पता चलेगा कि भाई वोट किसको मिले किसको नहीं मिले, हाँ, ठीक है ना। तो पीटीआई जो क्लेम कर रही है वो पीटीआई के क्लेम है, उनकी मर्जी है, जो करें वो 100 सीटें ले लें, 80 ले लें, 17 ले लें, इनकी मर्जी है। ठीक है, हम यहाँ फैक्चुअल पोजीशन जो आप सवाल कर रही हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है। और चीफ जस्टिस भी जो आज रिमार्क्स दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिसाक़े जमहूरियत से फिर गई है, अफसोस हो रहा है मुझे इस बात पे। देखें ये मुझे बड़ा एहतराम है चीफ जस्टिस साहब के लिए और अदालत के लिए, एक अजीम इदारा है, पर अदालत का काम है कि अपने अदालती केस चलाएं, इस तरह के रिमार्क सूट नहीं करते हैं। और ये अगर हमारे पैक्ट हुआ है, अगर नहीं हुआ अमल दरामद, ये हम अवाम जवाब देंगे ना कि भाई मैंने गलत किया, पीपल्स पार्टी कैसे से कल अवाम हमें जो है ठुकरा देगी, नून ने गलत की तो नून को ठुकरा देगी। पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो तो पार्लियामेंट को फैसला करना है ना, अदालत को नहीं फैसला करना है। पार्लियामेंट के बटन से अदालतें निकली हैं, पार्लियामेंट से बटन से दूसरी चीज़ें निकली हैं, तो ये मेरे ख्याल से पार्लियामेंट को छोड़ दिया जाए, किसी और इदारे का काम नहीं है। जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो अगर आपकी मिसाक़े जमहूरियत में ये बात थी, तय थी कि जी आप लोग मिसाक़े जमहूरियत में 80% जो चीज़ें थी उस पर अमल दरामद हो गया, 20 या 30% में नहीं हुआ। ये बात मियाँ साहब ने भी कही है, आसफ साहब ने भी कही है, पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ है। उस 20% में 2 बड़ी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जो कमीशन है, और एक ये छोटी मोटी बातें हैं जो कि 20-25% नहीं हुई है। जब इंशाल्लाह मुस्लिम लीग अगर जीत कर आती है वफाक में या पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है, तो जो भी चीज़ें रह गई हैं और दूसरी चीज़ें हम शामिल करेंगे, और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को शामिल करके हमें पीटीआई हमें जो बाहर बैठे हैं, जिस तरह 18 अमेंडमेंट हुई है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं आगे चलकर। ठीक है, आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। और सेनेट इंतखाबात में कौन देगा सरप्राइज और कौन किसे हराएगा या जीतेगा, सवाल ये है। दूसरी तरफ जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी आज फिर एक मरतबा पुरानी हुकूमतों के ऊपर मईशत का बार डाल रहे थे, बुराई का। मैं इसी पे बात करूंगी। अभी अदील आपकी तरफ आती हूँ। अदील, जो बात ही कर रहे हैं ख़ास तौर पे, और जो सारी चीज़ें हो रही हैं ख़ास करके सेनेट के हवाले से बात हो रही है। अब लेट्स सपोज कि अगर शो ऑफ हैंड्स की बात नहीं भी होती और उसी तरह से सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या लूजिंग पोजीशन पे खड़ी होगी? और अब जैसे कि ज़राए ये बता रहे हैं और जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं ख़ास तौर पे कि जी चाहे वो हफीज़ शेख वाला मामला हो या फिर और दीगर लोगों के कैंडिडेट्स के भी नाम है, उसमें भी जहांगीर तरीन साहब भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्या ऐसा सही है? देखें, सेनेट के ऊपर जितनी भी बात कर ली जाए, लेकिन इसका सिर्फ लुबे लुबाब ये है कि सेनेट इंतखाबात के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, सेनेट इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, सेनेट इंतखाबात में जो मेंबर्स वोट करते हैं उनको अपनी पार्टी लाइन के ऊपर वोट करना चाहिए। बाकी सारी बातें जो है वो इसकी सब्सिडरी चीज़ें हैं। और जो जमातें ये मुआहदा करके कि सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए इसको ओपन बैलेट
का जो मुआहदा आपस में करके और फिर उस मुआहदे से मुकर जाएं, तो मेरे ख्याल से उन जमातों को शर्म आनी चाहिए और उनको अपनी इस क्या कहते हैं यू टर्न कह लें, इस ज़िद कह लें या इस हठधर्मी को कह लें, इस पर जो है उसको उनको नज़रसानी करनी चाहिए। देखें इन जमातों का मसला क्या है, ऑपोजिशन का मसला क्या है। देखें इनका जो मसला है अवाम को इनके हर फैसले से, इनके हर एक्ट से जो है वो रोज़ बरोज़ आया होता है और वाज़े होता है और रोज़ ये साबित करते हैं कि क्यों इनको जो है वो चोर और डाकू कहा जाता है। सेनेट के उम्मीदवार पे आप इनका देख लें कि इस्लामाबाद से जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जॉइंट ऑपोजिशन के जो उम्मीदवार बनकर सामने आए, तो ये परफेक्ट कैंडिडेट हैं, ये परफेक्ट कैंडिडेट है पीडीएम के। उसकी वजह यह है कि ये वो वज़ीर आज़म साहब जब ये वज़ीर आज़म थे, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो शख्स हैं कि जो टर्किश गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान को एक हार दिया था उनकी फ़र्स्ट लेडी ने तोहफे में, वो ये चोरी करके घर ले गए थे। हार चोर को पीडीएम का मुश्तरका कैंडिडेट बनाकर उनको सेनेट का टिकट देना, ये इस पूरी पीडीएम का कुल लुबे लुबाब और परफेक्ट इनकी जो है वो अक्कासी और इनका चेहरा बना के इन्होंने अपना कैंडिडेट पेश किया है। ये वो वज़ीर आज़म है जो अदालत से नाअहल होके घर गए। ठीक है, उस अदालती नाअहल शख्स को टिकट देकर सेनेट में सामने लेकर आना, ये इस पूरे पीडीएम का असल चेहरा है। ये परफेक्ट कैंडिडेट उन्होंने चुना है। जिसने भी ये डेलिब्रेशन की है, जिन आपस में सर जोड़ के जो इन्होंने अपना मुश्तरका फेस उतारा है ना, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने कैंडिडेट उतारा है और इस पे दाद के मुस्तहिक हैं। ये पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझते हैं हर चीज़ों को, फॉलो करते हैं पॉलिटिक्स को, और उनको वो ये नहीं भूले कि ये अदालत से भी नायल शुदा आदमी है, हार चोरी में भी पकड़ा गया, बाद में वो हार वापस भी किया, वो परफेक्ट कैंडिडेट है। बाकी बात भाई ने की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़तरा है, या आपने भी बात की कि ख़तरा है, लेकिन कोई ख़तरा नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने उस पर भी कोई वो नहीं है। हम इंशाअल्लाह मेजॉरिटी जमात बनकर सेनेट में इंशाअल्लाह आएंगे। हम शफाफियत क्यों चाहते हैं? हमने 2013 के इलेक्शंस में पूरी स्ट्रगल क्यों की इलेक्शंस को शफाफ बनाने की? क्या उस स्ट्रगल से हम हुकूमत में आते? नहीं, उससे मकसद ये तो नहीं था हुकूमत में आना। उस 2013 के इलेक्शंस की बदतरीन धांधली के ख़िलाफ़ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी स्ट्रगल की, उसका मकसद ये तो हरगिज़ नहीं था। इलेक्शंस के रिज़ल्ट तो हमने एक्सेप्ट कर लिए थे कंडीशनली, और हमने ये कहा था कि सिर्फ 4 हलकों को खोल के उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि आने वाले इंतखाबात जो हैं वो दुरुस्त हों। तो ये इंतखाबात के अंदर शफाफियत लाने वाला एक हमारी डिमांड थी, और आज भी सेनेट के इंतखाबात में शफाफियत की डिमांड हमारी उसी तरह बरकरार है। हमने हर वो तरीका इख्तियार किया जिससे हम ये मेक श्योर कर सकें, ये हम यकीनी बना सकें कि सेनेट के अंदर जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग ना हो और सेनेट के अंदर लोग ना बिकें। ठीक है। अब इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, क्या नताइज इसके आते हैं, आवाम के सामने हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं कि हम इंतखाबात को जो है वो शफाफ तरीके से करवाएं। 2018 के इलेक्शंस में भी जब अपोजिशन ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़े खुले दिल के साथ सबको ऑफ़र की, कमेटी बनाई, परवेज़ खटक साहब को उस कमेटी का सरबराह बनाया, सबको दावत दी कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एतराज़ है कमेटी के पास लेकर आएँ, हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी दोबारा खुलवाएंगे भी, हम उस पर री इलेक्शन भी करवाएंगे। आप पूरा इलेक्शन दोबारा करवाना चाहते हैं, आप पूरा इलेक्शन करें, दोबारा मैदान में आए। तो मेरे ख्याल से ये शफाफियत लाने का जो हमारी कोशिश है, ये एक नेक नियति के साथ अब पाकिस्तानी आवाम को एक हम वो प्रोवाइड करना चाहते हैं माहौल कि यहाँ पे एक आम आदमी भी इलेक्शन में लड़ सके। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास 100 करोड़ नहीं है या जिसके पास 50 करोड़ नहीं है वो सेनेट का इंतखाबात नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान में पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग वो सेनेट के इंतखाबात में जो है वो हिस्सा लेकर, आम इंतखाबात में भी हिस्सा लेकर वो हमारे ऐवानों में जा सकें और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसले कर सकें। आपने ज्वाइन किया सीनियर कानूनदान शाह मुस्तफा साहब। आज एडवोकेट जनरल ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस साहब ने भी जो रिमार्क्स दिए, यकीनी तौर पे आपने देखा होगा, सजा सिर्फ उन्होंने कहा वोटों की खरीदो फरोख्त पर होगी, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर नहीं हो सकती। आप क्या कहते हैं इस मामले पर? देखिए जी, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि आइन में जो तरीकाकार दिया गया है उसमें जो मौजूदा
जो मौजूदा तरीकाकार है उसमें सीक्रेट बैलेटिंग करनी है और ये भी एक अपनी जगह पे जो है मामला आगे जाके पार्लियामेंटेरियंस को तय करना होगा, क्योंकि ये कहना मैं नहीं समझता कि दुरुस्त है कि कोई जो पार्लियामेंटेरियन है वो अपनी मर्जी से वोट नहीं दे सकता। ठीक है। आइन में सिर्फ 3 जगहों पे आप पार्टी लीडरशिप के कहने पे वोट दे सकते हैं, एक फाइनेंस बिल हो और नो कॉन्फिडेंस मोशन हो या प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन या चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन हो। इसके अलावा आइन में कोई कतगन नहीं है कि मेंबर जो हैं वो पार्टी लाइन को टो करें। तो अब जब आइन में ये चीज मौजूद है कि आप मेंबर्स को ये इजाजत देते हैं कि वो अपनी मर्जी से वोट करें, तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप पैसे लेके ही वोट करें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी मर्जी से वोट करना चाह रहे हो। ये एक आईनी मसला है और इस आईनी मसले पे इमरान खान साहब को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनिशिएटिव ले और अपोजिशन को इनवाइट करे। ये सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ भी नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ठीक सिर्फ है। आइन की तशरीह कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह वोस्तो साहब। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आइन की तशरीह कर सकता है, उसमें कुछ नहीं कर सकता। 40 सेकंड से आपने वाइंड अप करना है, फिर मैं 40 सेकंड। जी देखिए, जैसे शहाब साहब ने आपको वही बात बोली जो मैंने की कि असेंबली में इनको आना पड़ेगा, अपोजिशन को एतमाद में लेना ठीक पड़ेगा। है। और वो जो इन्होंने डे फर्स्ट से नहीं लिया आज तक अपोजिशन ने एतमाद में, और हमारी वाइस प्रेसिडेंट मरीम नवाज साहिबा ने भी कैटेगोरिकली कह दिया चाहे एक सीट ना मिले हम फिर भी इनकी बात, इनके साथ बैठेंगे ही नहीं किसी सूरत। और इन्होंने हॉर्स ट्रेडर्स जो इनके जहांगीर तरीन माशाल्लाह वो निकला है जहाज पैसों की बोरियां लेके, और हफीज साहब के लिए भी घूम रहा है, औरों के लिए भी घूम रहा है। इनके अपने लोग बिकते हैं, अपने ही लोग खरीदते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि ये इतने परेशान क्यों हैं। इधर जो इन्होंने सिंध से 2 बंदों को टिकट दिया है, सैफुल्लाह अबड़ो और फैसल वाडा, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? वो सैफुल्लाह अबड़ो साहब तो सर्टिफाइड लोटे हैं, वो काफली उसमें थे, मुशर्रफ लीग में, फिर पीपल्स पार्टी में, फिर इधर आए। क्या क्रेडिबिलिटी है? आप चोर अपने पास बिठाते हैं, सबको खरीद के टिकट देते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। करीम साहब वाइंड अप करना है मुझे, बस 30 सेकंड है जी। इस्लामाबाद से जो हमारे कैंडिडेट हैं जो पीडीएम के हैं, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। 18 अमेंडमेंट उसके दौर में आई। दूसरी बात ये है कि अगर वो जीत जाएंगे, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, तो उसके बाद इनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को। इनको खौफ ही है कि हुकूमत गिर जाएगी। ठीक है, तो ये खौफ है कि सबसे बड़ा खौफ ये है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी की जीतने, ठीक है, तो हुकूमत गिर जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सेंटर करीम खालिद साहब आपका, फहाद शफीक साहब आपका, आदिल अहमद साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।